दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसके झा सर के द्वारा जो साइंस का वॉल्यूम 2 लॉन्च की गई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 और आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है, जहां से जुड़ करके आप इस वीडियो की पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक क्या होता है। पहला ऑप्शन देखिए उत्प्रेरण, दूसरा कौन सा हो गया हासिल किए हुए गुण, तीसरा है लैंगिक जनन, चौथा कौन सा हो गया प्राकृतिक वरण। दोस्तों विकास का जो मुख्य कारक होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक वरण होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि प्राकृतिक वरण जो होती है विकास का मुख्य कारक होता है। दोस्तों आपको बता दें, जो प्राकृतिक वरण जो या मतलब किसी प्रक्रिया है जिसके कारण जो जीवों की आबादियों में जीन रूपी या अगली जीनों दोनों की आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। यानी कि जो जीवन की परिवर्ती होती है, विकास होता है, वृद्धि होती है प्रकृति में जीवों की, उसके अंतर्गत करते हैं, प्राकृतिक वर्ण के अंतर्गत करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है कि विटामिन क्या होते हैं। पहला ऑप्शन देखिए कार्बनिक यौगिक, दूसरा कौन सा हो गया अकार्बनिक यौगिक, तीसरा है कौन सा जीवित जीव और चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। यदि आपसे प्रश्न कहा जाए कि विटामिन क्या होते हैं तो आपको बताना होगा दोस्तों कि विटामिन में क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि विटामिन में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों जो विटामिन होती है ये शरीर के उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं और जंतुओं की अधिकांशतः विटामिन जो होती है किससे प्राप्त होती है, तो भोजन से प्राप्त होती है। जो हम भोजन खाते हैं उसी से हम क्या करते हैं, जो विटामिन प्राप्त होती है जंतुओं में होती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यशद पुष्प यानी कि फिलोस्फर वूल कहलाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन देखिए जिंक ब्रोमाइड दे रखा है, दूसरा ऑप्शन कौन सा हो गया जिंक नाइट्रेट, तीसरा है जिंक ऑक्साइड, चौथा कौन सा हो गया जिंक क्लोराइड। तो दोस्तों जो यशद पुष्प होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि यशद पुष्प किसे कहते हैं, फिलोस्फर जो फ्लावर होती है क्या होती है, जिंक ऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों जिंक ऑक्साइड क्या होती है, एक प्रकार का क्या होता है सफ़ेद पाउडर होता है। ठीक है, इसे हम ZnO से डिनोट करते हैं और एक प्रकार का सफ़ेद पाउडर होता है। इसका उपयोग हम लोग क्या किस में करते हैं, तो सौंदर्य प्रसाधन में, स्याही तथा मलहम आदि के निर्माण में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका, जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास का आंसर होगा कि यशद पुष्प किसके कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुपरमाणुक कण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है नहीं है, कौन सा एक अनुपरमाणुक कण नहीं है। पहला देखिए न्यूट्रॉन है, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा कौन सा हो गया ड्यूट्रॉन, चौथा कौन सा हो गया इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों जो इसमें ड्यूट्रॉन है ये क्या है, एक अनुपरमाणुक कण नहीं है। ठीक है, यानी ड्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा था कि अनुपरमाणुक कण नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, ड्यूट्रॉन जो है ये अनुपरमाणुक कण नहीं है। इसके अलावा दोस्तों न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन जो है ये तीनों क्या होती है, अपरमाणुक कण है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों आपको बता दें जो ड्यूट्रॉन होती है ना ये क्या एक अस्थायी कण होता है, यानी कि स्टेबल पार्टिकल होता है। इसे आप याद रखेंगे कि ड्यूट्रॉन क्या होता है, एक अस्थायी कण होता है और इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इसमें ड्यूट्रॉन में पाए जाते हैं। इसे आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं है कह रहा है। तो पहला देखिए ऑप्शन विस्थापन है, दूसरा कौन सा हो गया वेग, तीसरा कौन सा हो गया बल, चौथा कौन सा हो गया आयतन। तो दोस्तों जो इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा, आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है, जबकि विस्थापन, बल और वेग जो है ये तीनों क्या है, सदिश राशि है, जबकि विस्थापन जो है आयतन जो है क्या है, एक अदिश राशि। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि अदिश राशि कौन है तो आयतन इसमें अदिश राशि है, जबकि विस्थापन, बल और वेग जो है ये सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि सदिश राशि कहते किसको हैं। तो दोस्तों सदिश राशि कहते हैं कि वैसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि किसे कहते हैं, तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे आयतन दे रखा है। अब दोस्तों हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं सदिश और अदिश का। जैसे बल, यहाँ पे देखिए बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, ये सभी क्या होती है, सदिश राशि होती है। जबकि ये आयतन जो है
ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए, एक वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी। दूसरा है कि वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। तीसरा आपके पास ऑप्शन दे रखा है कि वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी। और चौथा कौन सा, कि वो फट जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें, जब भी किसी वस्तु को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वेग से अंतरिक्ष में फेंकते हैं तो वह क्या होती है, पृथ्वी के वापस आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी वापस इसलिए आ गई क्योंकि वो जो है इसकी जो जितनी पृथ्वी से बाहर करने की क्षमता होती है उतनी क्षमता इसमें नहीं थी, तो ये फिर से पृथ्वी पर लौट आई। ठीक है, तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि किसी वस्तु को यदि हम फेंकते हैं तो किस स्पीड से फेंके कि वो पृथ्वी के बाहर चली जाएगी, तो दोस्तों वह वेग होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी कि जो प्लायन वेग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लायन वेग के नाम से जानते हैं। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वह पृथ्वी से बाहर की ओर चली जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होती है, तो यदि हम प्लायन वेग मतलब क्या होता है दोस्तों, वह न्यूनतम वेग होता है जिसमें किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है, यानी कि वह वापस पृथ्वी पर नहीं आता है। तो इसी बल को हम क्या बोलते हैं, प्लायन वेग कहते हैं। तो प्लायन किसी वस्तु को बाहर फेंकने के लिए कितना चाहिए हमको, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकते हैं किसी वस्तु को तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से केंद्र से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा था कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड ही है, लेकिन 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम है। इसका मतलब क्या होगा कि वह वस्तु जो है वो पृथ्वी पर फिर से वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती है, तो कौन से उपधातुएं शामिल नहीं होती है। पहला ऑप्शन देखिए कौन सा है, क्षारीय मृदा धातुएं। दूसरा कौन सा हो गया, हैलोजन। तीसरा कौन सा हो गया, आदर्श गैस। चौथा कौन सा हो गया, क्षार धातुएं। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो 1 से 7 की कोई उपधातु शामिल नहीं होती है वो क्या होती है, क्षार धातुएं इसमें शामिल नहीं होती हैं। जबकि क्षारीय मृदा धातुएं, हैलोजन और आदर्श गैस जो होती है इसमें शामिल होती है, जबकि क्षार धातु जो होती है इसमें शामिल नहीं होती हैं। इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों क्षार धातु जो होती है रासायनिक तत्वों की एक श्रृंखला होती है जो आवर्त सारणी के समूह में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम से मिलकर बनती है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि परमाणु का नाभिक पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि परमाणु का नाभिक जो है मॉडल पहली बार किसने खोजा था। पहला ऑप्शन देखिए अर्नस्ट रदरफोर्ड दे रखा है। दूसरा कौन सा हो गया, दिमित्री मेंडलीव। तीसरा कौन सा हो गया, निल्स बोर। और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, लुई पास्चर। तो दोस्तों आपको बता दें, जो परमाणु का नाभिकीय मॉडल है सबसे पहली बार खोजा गया था अर्नस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि अर्नस्ट रदरफोर्ड के द्वारा पहली बार नाभिकीय मॉडल का पहली बार खोज किया गया था। इसे आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अनुसार बतलाया गया था कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान जो होती है पृथ्वी परमाणु के एक छोटे हिस्से में विद्यमान रहता है। किसके द्वारा, तो अर्नस्ट रदरफोर्ड के द्वारा ही बतलाया गया था। और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल परमाणु के स्वायत्व का वर्णन नहीं करता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होती है नाभिक के चारों और निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, इसके अनुसार ये बातें कही गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत है, आपको आविष्कार और आविष्कार चैप्टर से भी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे कह रहा था कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। पहला ऑप्शन देखिए विलियम हार्वर्ड लिविंस। तीसरा कौन सा हो गया, जोसेफ अस्टिपिन। तीसरा कौन सा हो गया, हैरी बियरली। चौथा कौन सा हो गया, जेम्स हाइड्स ने। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील का आविष्कार जो किया था हैरी बियरली के द्वारा की गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, हैरी बियरली के द्वारा की गई थी। दोस्तों स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, तो इसमें 15 से 20% जो है क्या होती है, क्रोमियम पाया जाता है। 15 से 20% क्या होती है, क्रोमियम पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये 8 से 10% इसमें निकल पाया जाता है और आयरन जो होती है इसमें पाई जाती है। किसमें, स्टेनलेस स्टील में पाई जाती है। तो यहाँ पे कह रहा था कि स्टेनलेस स्टील की खोज किसने की थी, तो हैरी बियरली के द्वारा स्टेनलेस स्टील की खोज की गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि देखिए लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों जो लेजर जो करते हैं हम लोग, उसे 3D जो चित्र बनता है, चित्रांकन होती है यानी कि इमेज बनती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन देखिए होलोग्राफी दे रखा है। दूसरा है सोनोग्राफी। तीसरा कौन सा हो गया, रेडियोग्राफी। चौथा कौन सा हो गया, कार्डियोग्राफी। तो दोस्तों जो 3D इमेजिंग प्रक्रिया होती है उसमें उसे क्या होती है, हेलोग्राफी का अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग दोस्तों यदि आप बुक खरीदते हैं, कोई भी बुक खरीदते हैं, वहाँ पे आपको एक स्टिकर चिपका होता है जिसे हम हेलोग्राम कहते हैं। उसको यदि आप थोड़ा सा हिलाते डुलाते हैं तो वहाँ पे एक प्रतिबिंब बनता है, जो 3D प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, होलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सोनोग्राफी क्या होता है। तो सोनोग्राफी दोस्तों क्या होती है,
जब भी किसी महिला के गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है तो उसकी स्थिति को जानने के लिए हम क्या करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक इमेजिंग प्रक्रिया है जिसमें सोनोग्राफी में क्या होती है, गर्भ में पल रहे बच्चों की जानकारी प्राप्त की जाती है कि बच्चा स्वस्थ है क्या है नहीं है, उसके बारे में इससे जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा था कि 3D इमेजिंग प्रक्रिया कौन सी है, तो होलोग्राफी जो है ये 3D इमेजिंग प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी हंगरी के भौतिक वैज्ञानिक थे हैनिस गेबर। कौन थे, हंगरी के भौतिक वैज्ञानिक थे हैनिस गेबर। ठीक है, हैनिस गेबर ने इसकी खोज की थी, किसकी, तो होलोग्राफी की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होती है, दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए 1/10⁻8 सॉरी 1/10⁻9 मीटर, 1/10⁸ और 1/10⁹ तो दोस्तों नैनोमीटर जो होती है ना वो 1 यानी कि नैनोमीटर क्या होता है, 1/10 की होती है 9 मीटर होती है। ठीक है, यदि हम ऊपर उसको ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁹ मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपको एग्जाम में रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बट्टे में दे रखा था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में भी दे रखा है और सी डी में भी दे रखा है। यदि कि हम उसको हम ऊपर करते हैं तो घात में यदि हम किसी चीज़ को ऊपर करते हैं तो क्या होती है, प्लस में होता है तो वो माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि 1 नैनोमीटर क्या होती है, 1/10⁹ मीटर होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एमियाबिसिस के कारण क्या होता है। पहला ऑप्शन देखिए तेज जुकाम आता है, दूसरा है पेचिस, तीसरा कौन सा हो गया, सिर दर्द और जुकाम, और चौथा कौन सा हो गया, बुखार। तो दोस्तों एमियाबियासिस के कारण क्या होती है, पेचिस रोग होती है, क्या होती है, पेचिस होती है, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों एमियाबियासिस जो होती है ना, संक्रमण गर्म जगहों पर गंदे पानी से होने वाला सबसे आम रोग है। कौन सा, एमियाबियासिस होता है। ठीक है, इसके बचाव के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग साफ पानी का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके हम एमियाबियासिस से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में मनुष्य शरीर में क्या पाया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए कार्बन, दूसरा कौन सा हो गया ऑक्सीजन, तीसरा कौन सा हो गया नाइट्रोजन, चौथा कौन सा हो गया कैल्शियम। तो दोस्तों जो मनुष्य शरीर की सबसे अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, यानी कि O2 जो होती है मनुष्य शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मनुष्य शरीर में कुल 6 तत्व पाए जाते हैं, कितने, ऑक्सीजन के अलावा मनुष्य शरीर में कुल 6 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन होती है वो 65% तक पाई जाती है। किसमें, मनुष्य के शरीर में 65% तक जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। और इसके अलावा कार्बन जो है दोस्तों, कार्बन की बात करें तो मनुष्य शरीर में कार्बन जो होती है वो 18% पाई जाती है, कितनी, 18% कार्बन पाई जाती है। उसके अलावा हाइड्रोजन कितने होती है दोस्तों, हाइड्रोजन होती है 10% पाई जाती है। और नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, नाइट्रोजन 3% जो होती है पाई जाती है। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कितनी पाई जाती है, 2%। और फास्फोरस जो है दोस्तों, फास्फोरस जो है 1% पाई जाती है। ठीक है, 1% पाई जाती है। तो मनुष्य में यहाँ पे कह रहा था कि मनुष्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो ऑक्सीजन जो होती है मनुष्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल के बेल आइकन को जो बगल में लगा होगा उसको दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और आपसे देख करके लाभ उठा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 14वां क्वेश्चन है कि 10 लाखों वर्षों में आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का एक अनुक्रम है।